Good morning, student. Today I will teach you calculate the national income through expenditure method. In previous class, I have taught you two more methods which help us to calculate national income. One method is value added method and second method is income method. Now today I will tell you how to calculate the national income through expenditure method. Firstly, we should know what is expenditure method. Then, according to this method, national income is measured in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. What does it say? मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम को मेजर करने का एक मेथड है जिसमें हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज को एक अकाउंटिंग ईयर में काउंट करते हैं। फाइनल गुड एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि जो भी गुड्स परचेज की जा रही हैं वो फाइनल परचेज की जा रही हैं, मीन्स इस गुड्स से और कोई गुड्स नहीं बनाया जाएगा। तो कभी भी नेशनल इनकम में चाहे वो कोई मेथड हो, वैल्यू एडेड मेथड हो या इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, इन सारे मेथड्स में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेते हैं। क्लियर है? और जो भी इस एक्सपेंडिचर मेथड में जो भी किसी कंट्री में टोटल एक्सपेंडिचर होगा, और किस टाइप का एक्सपेंडिचर? फाइनल एक्सपेंडिचर, मीन्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए उस पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा, वो सारा का सारा, वो जितने एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसका टोटल ही हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के तहत निकल के आता है। और इस एक्सपेंडिचर मेथड के तहत हमें जीडीपी एमपी मिलता है। क्लियर है? अब आते हैं, ये जो एक्सपेंडिचर होता है, इस एक्सपेंडिचर में हम कंज्यूम करने के लिए गुड्स ही तो परचेज कर रहे हैं, या फिर किसी एक अनदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दो ही चीज होता है, या तो हम खुद कंज्यूम करेंगे या फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेंगे। तो कंज्यूम करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो भी तो एक्सपेंडिचर हुआ, और प्रोड्यूस करने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी तो एक एक्सपेंडिचर होगा। तो क्या इस एक्सपेंडिचर मेथड को हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर को ही तो लेना है
और एक्सपेंडिचर में दो चीजें होती हैं, या तो हम कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से एक्सपेंडिचर मेथड को कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कह सकते हैं, या इसे इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। ये इनकम डिस्पोजल मेथड क्या है भाई? तो हमारी एक इनकम है और उस इनकम से हम बहुत सारे काम करते हैं, और उसमें से, उस इनकम में से कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको हम कंज्यूम करने के लिए, गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए स्पेंड करते हैं। तो जो हम कंज्यूम करने के लिए स्पेंड कर रहे हैं वो हमारे इनकम का डिस्पोजल इनकम कहलाएगा ना। ऐसा इनकम जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर सकें, वही तो हमारा इनकम का डिस्पोजल पार्ट होगा। तो इस एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजल मेथड भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं, ये जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री में कौन कौन एक्सपेंडिचर कर सकता है। तो कौन एक्सपेंडिचर कर सकता है भाई? तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो सकता है। प्राइवेट मीन्स हाउस होल्ड कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, बिजनेसमैन कर सकता है, और एक अब्रॉड में हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। यही 4 तो एक्सपेंडिचर हैं हमारे। यानी कि कोई प्राइवेट व्यक्ति एक्सपेंडिचर करेगा, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, या फिर बिजनेस मैन एक्सपेंडिचर करेगा, और चौथा एक्सपेंस हमारा जो होगा वो अब्रॉड से अगर हम कोई गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं तो उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे। यही तो 4 गुड्स होंगे, 4 टाइप्स होंगे। इसके अलावा एक्सपेंडिचर का और कोई टाइप्स नहीं होगा। क्लियर है? तो इन दिस मेथड देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज private final consumption expenditure. Second is government final consumption expenditure, and third one is gross domestic capital formation, and fourth is net export. Okay, so there are 4 parts of final expenditure. यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर फाइनल शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि इस एक्सपेंडिचर में वही वैल्यू शामिल की जाएगी जो फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्लियर है? अब आते हैं, ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये कौन करेगा? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करेगा। और कौन करेगा? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। क्लियर है? यानी कि हाउस होल्ड जो अपने कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। हाउस होल्ड के अलावा भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वो भी हाउस होल्ड को ही प्रोवाइड कराने के लिए एक्सपेंडिचर करता है। क्यों प्रोवाइड कराने के लिए करता है भाई? बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो
पब्लिक के हेल्प के लिए, ऐसे पब्लिक के हेल्प के लिए जो पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं या जो अपने कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करने में सक्षम ना हो, उनके लिए ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करती हैं और उनको फ्री ऑफ कास्ट सर्व कर देती हैं, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी और बहुत सारी एनजीओज हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल देखें तो इस कोविड में, इस पेंडेमिक में हमारी कंट्री में बहुत सारे लेबर थे जो दिल्ली, बॉम्बे, अन्य कई जगहों से पैदल चले आ रहे थे और उनके पास खाना भी नहीं था, उनके पास चप्पल भी नहीं थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनको चप्पल खरीद के दे रहे थे। कंज्यूम तो वो कर रहे थे बट एक्सपेंडिचर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था। इसलिए इस टाइप के जो भी एक्सपेंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाते हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का पार्ट होता है। क्लियर है? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक्सपेंस किया जाता है। क्लियर है? एंड सेकेंड वन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों पे करती है। तो ये गवर्नमेंट जो फाइनल कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करती है वो भी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में एडअप किया जाएगा। क्लियर है? थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कौन करता है? तो कैपिटल फॉर्मेशन बिजनेसमैन भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट हाउस होल्ड भी करता है। ये क्या है ये आगे मैं बताऊंगा। तो इस कैपिटल फॉर्मेशन पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में एडअप किया जाता है। एंड लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या है भाई? तो हम बाहर से, अब्रॉड से बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और अपने यहाँ से भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट से यानी कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट किया जाता है और इंपोर्ट को एम से डिनोट किया जाता है। तो एक्सपोर्ट से एम माइनस कर दे यानी कि इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। यही 4 टाइप के ही एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री में पाए जाते हैं और इन चारों टाइप में जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उन सारे का सम हमारा जीडीपी एमपी होगा। जीडीपी एमपी क्यों होगा? क्योंकि ये डोमेस्टिक के अंदर ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और एक्सपेंडिचर हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, इसलिए ये जीडीपी एमपी होएगा। क्लियर है? अब आते हैं, ये जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसमें किस टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, हाउस होल्ड या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? तो इसमें जो पहला एक्सपेंडिचर है वो है एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। यानी कि हाउस होल्ड बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है जिसमें से कुछ ड्यूरेबल होते हैं और कुछ नॉन ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब क्या है? जो लंबे टाइम तक चलें, जैसे एसी, फ्रिज
ये ड्यूरेबल आइटम होते हैं। क्या है कि इसको एक बार आदमी खरीद लेता है तो उसे बहुत लंबे समय तक कंज्यूम करता है। और कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो नॉन ड्यूरेबल आइटम पे खर्च किए जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल क्या है? दूध खरीद लिया, मसाले खरीद लिए, सब्जी खरीद लिए, चावल खरीद लिया, ये सारे क्या है? डेली हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं और ये फिनिश हो जा रहे हैं। जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं वैसे ही ये फिनिश हो जा रहे हैं। तो हाउस होल्ड द्वारा दो टाइप के कमोडिटीज पे एक्सपेंस किया जाता है, एक ड्यूरेबल एंड सेकेंड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है हाउस होल्ड का भाई? तो इम्प्यूटेड रेंट। ओके, इम्प्यूटेड रेंट क्या है? तो मैं इनकम मेथड में भी बता चुका हूं कि ऐसा रेंट जिसमें फिजिकली कोई भी व्यक्ति कोई रेंट पे नहीं कर रहा है, उसमें कोई पैसा किसी को ना दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, लेकिन उसमें शर्त क्या है? एक बात क्या है? तो अगर कोई ऑनर है और वो ऑनर, किसका ऑनर? कोई भी बिल्डिंग है उसका ऑनर है, उस बिल्डिंग में वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है और वो उसकी खुद की बिल्डिंग है जिसका वो कोई रेंट पे नहीं कर रहा है। बट जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को काउंट करेंगे तो उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है, उस वैल्यू का एक रेंट एज्यूम किया जाएगा और वो रेंट भी अगर वो ऑनर की अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं होती तो उस पे वो रेंट पे करता ना। तो यहां पर अगर वो खुद की बिल्डिंग में भी काम कर रहा और रेंट नहीं दे रहा है, फिर भी वो एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, क्योंकि उससे उस मकान में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की जा रही है। तो जिसमें ऑनर खुद की बिल्डिंग में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहा है और उसका कोई रेंट नहीं पे कर रहा है, फिर भी उसे एक्सपेंडिचर मेथड में इम्प्यूटेड रेंट के रूप में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? थर्ड वन इज, और हाउस होल्ड किस पे एक्सपेंडिचर करता है? तो फूड ग्रेन, खाने के सामान पे, और भी बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनको वो कंज्यूम करने के लिए खरीदता है। एंड फोर्थ इज डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड। कंज्यूमर क्या कर रहा है कि अब्रॉड से, फॉरेन से डायरेक्ट परचेजिंग कर रहा है थ्रू ई मार्केटिंग कह सकते हैं। ये जितने भी अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये तो हमारे कंट्री में ही अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, बट ये अमेजॉन अमेरिका में भी है। alibaba.com है चाइना का। तो अगर हम alibaba.com से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और वो चाइना का है, तो हम डायरेक्टली कोई भी हाउस होल्ड का आदमी कोई भी उस alibaba.com पे जाएगा और उससे गुड्स को परचेज कर सकता है। तो वो जो डायरेक्ट परचेज हो रहा है उस पे जो एक्सपेंस किया जा रहा है, वो एक्सपेंस भी हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। क्लियर है? तो ये इतने टाइप के, यानी कि 4 टाइप के प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड, हमारे कंट्री में एक्सपेंडिचर कौन करता है? तो सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है GFCE। G फॉर गवर्नमेंट, F फॉर फाइनल, C फॉर कंजम्पशन, E फॉर एक्सपेंडिचर। तो
तो गवर्नमेंट भी फाइनल एक्सपेंडिचर करती है, किस पे करती है भाई? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करती है। तो आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर रही है, और रॉ मटेरियल को कभी भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उससे एक और गुड बनाया जाएगा, और वो जो फाइनल गुड बन के आएगा उसमें रॉ मटेरियल की ऑलरेडी कॉस्टिंग इंक्लूड होगी। तो फिर यहाँ पर रॉ मटेरियल को क्यों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्यों हम काउंट कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट अपने, जैसे डिफेंस है उसका, और भी डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोई जहाज अपने कंजम्पशन, अपने यूज़ के लिए गवर्नमेंट बना रही है, तो उस जहाज के पार्ट्स को वो खरीदेगी। तो जो वो खरीद के अपने यूज़ के लिए उस जहाज को बना रही है, तो यहाँ पर वो जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो रहा है या वो जो रॉ मटेरियल खरीद रही है उस प्लेन के बनाने में, तो यहाँ पर वो खुद उस प्लेन को यूज़ कर रही है ना, इसलिए ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा वो एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता। अगर वो खुद उस प्लेन को यूज़ ना करके पब्लिक को बेचती तो फिर यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन वो फाइनल अपने ही यूज़ के लिए एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रही है, इस वजह से वो गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐड अप किया जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट। तो इनकम मेथड में भी हम बता चुके हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है। सीधा सीधा अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो सैलरी एंड वेजेस, इसको इकोनॉमिक के टर्म्स में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहते हैं। तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और भी बहुत सारे काम गवर्नमेंट करती है। बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज में जितने भी वर्कर काम करते हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है ना, और जब सैलरी पे कर रही है तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट का एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंडिचर मेथड में ये एक्सपेंस काउंट किया जाएगा। क्लियर है? और गवर्नमेंट कौन से एक्सपेंडिचर करती है? तो थर्ड वन इज डायरेक्ट परचेज फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से गवर्नमेंट भी परचेज करती है, वहाँ पे उसके एम्बेसीज होते हैं, कॉन्सुलेट होते हैं। उन सारे लोगों के लिए जब गवर्नमेंट किसी सर्विसेज का या किसी कमोडिटीज़ को परचेज करती है तो उस पे जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस भी हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट किया जाएगा। एंड लास्ट वन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये एक इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है? तो इसे अगर हम और इजी लैंग्वेज में कहें तो इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन को ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे फिक्स्ड कैपिटल हैं जो गवर्नमेंट परचेज करती है यूज़ करने के लिए, और उस फिक्स्ड कैपिटल का एक वैल्यू होता है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई मशीन खरीदी या और भी कुछ खरीदा जो फिक्स्ड कैपिटल हो, मशीन ही मान लेते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये में वो गवर्नमेंट उस मशीन को परचेज की, ठीक है, और उस मशीन में ये है कि वो 10 साल तक यूज़ में लाया जा सकता है, ठीक है, 10 ईयर्स तक। तो अब ये जो 10 ईयर्स तक
ये मशीन जो 50,000 रुपये की खरीदी गई है 10 साल ही चलेगा, 10 साल बाद वो वर्थलेस हो जाएगा। तो इट मीन्स 50,000 से अगर हम 10 को डिवाइड कर दें तो 5,000 रुपीज़ पर ईयर उसका वैल्यू डिक्लाइन कर रहा है, और जो उसकी 5,000 रुपीज़ डिक्लाइन कर रही है वैल्यू, वही तो डेप्रिसिएशन कहलाता है, और वही तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन कर रही है। तो जितनी वैल्यू एक साल में डिक्लाइन कर रही है वो भी तो एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होगा। तो यहां पर गवर्नमेंट के कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या इजी लैंग्वेज में कहें तो डेप्रिसिएशन, भी एक्सपेंडिचर में ऐड अप करा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा? तो नेक्स्ट है ऊपर मैंने आपको 3rd नंबर पे दिखाया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है भाई? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एक्सपेंस किया जा रहा है, इस वजह से इसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है? तो ये कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है भाई? तो ये 2 जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है। एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, एक यहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ये क्या है भाई? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोग एक्सपेंस करते हैं? तो हमारे इंडिया में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे इंडिविजुअल करता है, हाउस होल्ड करता है, गवर्नमेंट करती है, और एक बिजनेसमैन करता है। फिक्स्ड क्या है भाई? तो इंडिविजुअल अपने रहने के लिए घर खरीदता है, तो जो वो घर खरीद रहा है वो उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी ना। तो ये हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा जिसमें एडअप किया जाएगा, और इसे ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड कर रहा है उसे किस नाम से जानते हैं? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? अपने रहने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है हाउस होल्ड, उसे ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। हाउस होल्ड खुद कर सकता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? गरीब को मकान खरीद के दे देगा, तो वो उसका रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट का पार्ट कहलाएगा वो भी, और ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में एडअप किया जाएगा। अब आते हैं गवर्नमेंट क्या करती है भाई? गवर्नमेंट के फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं? तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे फिक्स्ड कैपिटल पे एक्सपेंस कर रही है, जिसे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये क्या होते हैं भाई? तो बहुत सारे डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, और रोड्स बनाते हैं। ये फिक्स्ड है ना, और इस फिक्स्ड कैपिटल पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ जब इन्वेस्ट कर रही है, एक्सपेंस कर रही है, तो वो भी तो एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा ना। यहाँ एक्सपेंडिचर हुआ ना, तो ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल को फॉर्मेट किया जा रहा है। ठीक है? कैपिटल का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, तो ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट कहलाएगा। अब आते हैं, एक बिजनेसमैन भी तो कर रहा है इन्वेस्टमेंट,
बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन मशीनरी पे एक्सपेंडिचर करता है। बिजनेसमैन फॉर्म के लिए बिल्डिंग्स बनाता है। तो ये सारे जो बिल्डिंग्स हैं, मशीनरी है, गुड्स को लाने ले जाने के लिए व्हीकल्स खरीदता है, तो ये जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उसे ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो बिजनेसमैन जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है या एक्सपेंडिचर जो कर रहा है वो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा और वो भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा। क्लियर है? अब आते हैं, हमने बताया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 टाइप की होती है। एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है और सेकंड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? तो ये हम पहले भी बता चुके हैं इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री अनसोल्ड आइटम है, मीन्स ऐसा गुड्स जो किसी फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किया गया बट वो सोल्ड आउट नहीं हो पाया, अनसोल्ड रह गया। तो ऐसे अनसोल्ड आइटम को हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है? और ये जो इन्वेंट्री होती है इस पे भी तो एक्सपेंस किया गया है ना भाई। तो एक्सपेंस अगर किया गया है तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट होएगा। क्लियर है? तो ये जो इन्वेंट्री होती है ये कैसे निकलता है? तो इसे चेंज इन स्टॉक कहा जाता है, जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? प्रीवियस ईयर का होता है और क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का होता है। तो इस करंट ईयर में जो भी स्टॉक बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का स्टॉक उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो इन्वेंट्री का पार्ट होगा और ये इन्वेंट्री भी एक्सपेंस हुई है इसलिए इसे भी काउंट किया जाएगा। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट, यानी कि हमारी कंट्री में बहुत सारे गुड्स को अब्रॉड एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बहुत सारे गुड्स अब्रॉड से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो जो इंपोर्ट किया जा रहा है, विदेश से वस्तु हम मंगा रहे हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट में फॉरेन को हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को दे रहे हैं। तो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो नेट एक्सपोर्ट होगा और ये नेट एक्सपोर्ट भी हमारी कंट्री में ही, तो ये जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसका प्रोडक्शन हमारे कंट्री में हुआ है, उस पर एक्सपेंडिचर भी हमारे कंट्री में ही हुआ है, इसलिए ये जो नेट एक्सपोर्ट आएगा वो भी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट करा जाएगा। और ये जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट के द्वारा हुए हों, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हुए हों, चाहे बिजनेसमैन के द्वारा हुए हों, बिजनेस सेक्टर के द्वारा हुए हों, चाहे एक्सपोर्ट के द्वारा हुए हों, जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं इन सारे एक्सपेंडिचर का टोटल हमारे एक्सपेंडिचर मेथड से निकल के आता है और वो क्या होता है? जीडीपी एमपी। अब ये आ गया हमारे पास जीडीपी एमपी और हमें फाइंड आउट क्या करना है? NNPFC। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीडीपी एमपी जब हमको मिल गया है और NNPFC नेशनल इनकम हमारा होता है, तो यहाँ पे हमें एक कन्वर्जन करना होगा। कन्वर्जन क्या है कि G से N पे आना है। तो G से N पे आने के लिए हमें पता है क्या करना होता है, डेप को माइनस करना होगा। ठीक है? यहाँ पर क्या है? D से N पर आ रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं? ऐड अप करते हैं क्या? NFI
ए नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम डोमेस्टिक में एडअप कर देंगे तो यहाँ पर नेशनल आ जाएगा। और ये एमपी है, पीपी यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे एमपी है और यहाँ पे एफसी है। यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, तो माइनस एन आई टी, माइनस क्या कर देंगे एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब माइनस कर देंगे तो हम फैक्टर इनकम पे आ जाएंगे। और ये कन्वर्जन करने के बाद हमारा नेशनल इनकम निकल के आएगा। तो ये है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम मेज़र करने का तरीका। इसमें किसी को भी कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो वो बेहिचक पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।